आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान में नौकरशाही या लोक सेवाएं। ब्रिटिश में जो ब्रिटिश संविधान है उसमें मंत्रिमंडल कार्यपालिका है और प्रशासन के क्षेत्र में मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियां निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक है। लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल की इन समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही नहीं करता, वरन इन कार्यों का एक बहुत बड़ा भाग लोक सेवाओं द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल तो उच्च स्तर पर शासन संबंधी नीति को ही निर्धारित करता है। इस नीति को कार्य रूप देने और उसके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन संभव बनाने के लिए मंत्रियों के अधीन लोक सेवाओं का एक विशाल समूह होता है और शासन के संचालन का अधिकांश कार्य इन लोक सेवाओं के द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टि से लोक सेवाएं ब्रिटिश शासन व्यवस्था का निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अंग है। लोक सेवाओं का ब्रिटेन में एक सामान्य परिचय हम देखते हैं कि ब्रिटेन की जो लोक सेवाएं हैं वो अपने वर्तमान स्वरूप में लगभग एक सदी पुरानी है। 1855 में ग्लैडस्टन के अनुरोध पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1870 में ब्रिटेन में पहली बार नागरिक सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का श्री गणेश हुआ। ब्रिटेन में जो लोक सेवाओं का वर्गीकरण है वो 6 स्तर से है। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में लोक सेवाओं की व्यवस्था की गई है और वर्तमान समय में ब्रिटेन के जो समस्त लोक सेवा कर्मचारियों का जो पद सोपान है वो 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला प्रशासनिक वर्ग, दूसरा अधिशासी वर्ग, तीसरा विशिष्ट वर्ग, चौथा लिपिक वर्ग, पांचवा लेखन सहायक वर्ग, छठा संदेश वाहक या निम्न वर्ग। हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन है उसमें इन सब के अतिरिक्त डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, शिक्षा विभाग आदि में विभागीय वर्ग भी होते हैं जिनकी नियुक्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में ब्रिटेन में समस्त लोक कर्मचारियों की संख्या 7 लाख के लगभग है। लोक सेवाओं के संबंध में कुछ सामान्य बातें। पहली, जैसे भर्ती की पद्धति। प्रारंभ में लोक सेवकों की नियुक्ति शासन वर्ग के अनुग्रह के आधार पर ब्रिटेन में की जाती थी, लेकिन विभिन्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करते हुए 1855 में लोक सेवा आयोग की स्थापना ब्रिटेन में की गई। प्रारंभ में इस आयोग के 3 सदस्य होते थे, किंतु अब इनकी संख्या बढ़कर 6 कर दी गई है। आयोग के सदस्य लोक सेवा के पुराने अनुभवी अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राजमुकुट द्वारा की जाती है और यह अवकाश ग्रहण करने की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करता है। इन परीक्षाओं में उम्मीदवार की सामान्य योग्यता देखी जाती है और साक्षात्कार के आधार पर उनकी चतुराई, चरित्र गठन और नेतृत्व के गुणों का अनुसरण लगाया जाता है। ये जो आयोग है वो कई तरह के कार्य करता है। ब्रिटेन में जैसे पहला, सरकारी पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की योग्यता प्रमाणित करना, नियुक्ति और योग्यता संबंधी नियमों का निर्धारण करना, नियुक्ति और पद वृद्धियों की सूचना लंदन गजट में प्रकाशित करना। आयोग ये सब कार्य वित्त विभाग की स्वीकृति से करता है।
नियुक्ति कार्य वित्त विभाग के नियंत्रण में विभिन्न विभागों द्वारा संपादित होता है, परंतु स्वस्थ परंपरा के रूप में आयोग की सिफारिश कभी भी अमान्य नहीं होती। फिर है प्रशिक्षण। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक लोक कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ब्रिटेन में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 1944 में नियुक्त की गई एक समिति ने सुझाव दिया कि नई भर्ती किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण का कार्य मुख्य विभागों द्वारा होता है। प्रशिक्षण सामान्यतः जो प्रशिक्षण है वो कोष की ओर से एक प्रशिक्षण एवं सेवा विभाग की व्यवस्था की गई है। समस्त नियुक्तियां परिवीक्षाधीन होती है। सामान्यतः परिवीक्षा काल 2 वर्ष का होता है और उसके योग्य पाए जाने पर उन्हें स्थायी कर दिया जाता है। योग्यता में कमी पाए जाने पर परिवीक्षा का काल बढ़ा दिया जाता है। पदोन्नति। ब्रिटेन में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता एवं योग्यता है। इसके लिए प्रत्येक विभाग में एक पदोन्नति आयोग होता है, जिससे विभाग के मुख्य अधिकारी होते हैं, जो वार्षिक प्रतिवेदन और आवश्यक समझने पर साक्षात्कार के आधार पर विभागीय अध्यक्ष के पास सिफारिश भेजते हैं। यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति आयोग की सिफारिश से असंतुष्ट हो तो वह अपील कर सकता है। पदावधि। ब्रिटेन में लोक सेवक स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और सरकार के परिवर्तन का उनकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्यतः उनकी पद निवृत्ति आयु 60 से 65 वर्ष के बीच होती है। पद निवृत्ति होने पर उन्हें निवृत्त वेतन मिलता है और उन्हें पेंशन दिए जाने की भी व्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि जो लोक सेवा के कार्य हैं और उनका क्या महत्व है ब्रिटेन में। देखते हैं कि ब्रिटेन शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल को जो व्यापक अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं, व्यवहार में उनके अधिकांश का प्रयोग लोक सेवाओं के द्वारा किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मंत्रीगण अपने अपने विभाग के अविशेषज्ञ होते हैं, जबकि लोक सेवक विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा लोक सेवकों की सहायता से ही अपने कर्तव्य का संपादन किया जाता है। लोक सेवक ब्रिटेन शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके कई तरह के कार्य हैं, जैसे पहला, नीति निर्धारण में मंत्रियों को सहायता देना। शासन की नीति निर्धारित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन नीति निर्धारण करने के लिए आवश्यक ज्ञान, तथ्य, सूचनाएं उच्च पदासीन स्थायी पदाधिकारियों के द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है। ये स्थायी पदाधिकारी मंत्रियों को बताते हैं कि एक विशेष प्रकार की नीति को अपनाने के परिणाम क्या हो सकते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री भी योग्यतम स्थायी पदाधिकारियों से नीति निर्धारण के संबंध में परामर्श प्राप्त करते हैं। लोक सेवा के कार्यों के संबंध में F.E. डेल ने कहा है कि महान स्थायी पदाधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों द्वारा दिए गए निर्णय को क्रियान्वित करना नहीं है, वरन उन्हें यह परामर्श देना है कि वे क्या निर्णय लें। मंत्रियों द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करना। मंत्रिमंडल द्वारा विभिन्न विभागों के संबंध में जो नीति निर्धारित की जाती है, उसे इन लोक सेवकों के द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। उच्च पदासीन लोक सेवक इन नीतियों के आधार पर अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश जारी करते हैं और इन आदेशों के आधार पर ही प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलता है। मंत्रियों को परामर्श देना। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शासन को विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष कोई न कोई मंत्री होता है और उसके नीचे राजनीतिक उप सचिव, फिर स्थायी सचिव और उसके नीचे अनेक सचिव, परामर्शदाता, सहायक सचिव
और बहुत से क्लर्क होते हैं। नीचे की श्रेणी के ये सब लोग अपने अपने कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। इन स्थायी पदाधिकारियों द्वारा मंत्रियों की आज्ञाओं का पालन तो किया ही जाता है, वे शासन संबंधी विभिन्न समस्याओं के संबंध में मंत्रियों को परामर्श भी देते हैं। वे अपना समस्त ज्ञान और अनुभव अपने राजनीतिक प्रधान के सामने रख देते हैं, चाहे मंत्री उसे स्वीकार करे या न करे। सामान्यतः स्थायी पदाधिकारियों के इस परामर्श का मंत्रियों पर वांछनीय प्रभाव पड़ता है। विधि निर्माण संबंधी कार्य। ब्रिटेन में लोक सेवकों के सदस्यों द्वारा विधि निर्माण के क्षेत्र में भी भूमिका अदा की जाती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संसद में अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं और मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित इन विधेयकों के प्रारूप या तो लोक सेवकों द्वारा स्वयं या मंत्रियों द्वारा लोक सेवकों की सहायता और परामर्श से तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में पदक व्यवस्थापन की प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि संसद कानून की मोटी रूपरेखा तैयार कर नियम उपनियम बनाने का कार्य संबंधित लोगों को सौंप देती है। संबंधित विभाग में ये नियम उपनियम बनकर तैयार करने का कार्य लोक सेवकों द्वारा ही किया जाता है। वित्त संबंधी कार्य। वित्त मंत्री द्वारा अपने विभाग के लोक सेवकों की सहायता से बजट तैयार करने का कार्य किया जाता है। आय और व्यय से संबंधित विभिन्न बातों के विस्तृत ब्यौरे को निश्चित करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और ये विशेषज्ञ विभाग के मंत्री को नहीं वरन स्थायी पदाधिकारियों को ही प्राप्त होती है। वस्तु स्थिति यह है कि लोक सेवकों द्वारा पग पग पर मंत्रियों को सहायता और परामर्श देने का कार्य किया जाता है। मंत्रियों को विभाग के कार्यों के बारे में जिन प्रश्नों का उत्तर देना होता है उनको भी स्थायी सचिव ही तैयार करता है। हम देखते हैं कि लोक सेवकों के जो विशेष लक्षण है वह कार्य जो राजनीतिक कार्यपालिका है उनमें और लोक सेवकों में क्या भेद है। तो हम देखते हैं कि मंत्री जो है वो तो अविशेषज्ञ होते हैं, लोक सेवकों के अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, हम देखते हैं कि ब्रिटेन में मंत्री राजनीतिक आधार पर लिए जाते हैं। लोक सदन के बहुमत वाले राजनीतिक दल में जिन व्यक्तियों को विशेष स्थिति प्राप्त होती है उन्हें उनकी इस राजनीतिक स्थिति के आधार पर मंत्री पद प्रदान किया जाता है और इस कारण मंत्री अपने विभाग के विशेषज्ञ नहीं होते। इसके विपरीत लोक सेवकों के अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चुने जाते हैं, जिनके चयन का आधार योग्यता ही होती है। इसके अतिरिक्त वे सेवानिवृत्त की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, अतः वे बहुत ही अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं। लोक सेवा की राजनीतिक तटस्थता। ब्रिटिश लोक सेवकों की एक विशेषता ये है कि वे राजनीतिक रूप से पूर्णतः तटस्थ होते हैं। चाहे किसी राजनीतिक दल की सरकार बने, वे पूरी निष्ठा के साथ पदासीन सरकार की सेवा करते हैं। लोक सेवकों का स्थायित्व। मंत्री राजनीतिक आधार पर अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अपना पद प्राप्त करते हैं, लेकिन लोक सेवा स्थायी रूप से कार्य करते हैं, अर्थात सेवानिवृत्ति की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। लोक सेवकों का अनुउत्तरदायित्व। वास्तविक प्रशासन का कार्य भले ही लोक सेवकों के सदस्य द्वारा किया जाता हो, इन कार्यों के लिए लोक सेवा के सदस्य नहीं वरन मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं। लोक सेवकों को द्वारा तो मंत्रियों के अधीन रहते हुए उनके उत्तरदायित्व के अंतर्गत ही समस्त कार्य किए जाते हैं। इस सबके अतिरिक्त ईमानदारी और कार्यक्षमता की दृष्टि से ब्रिटिश लोक सेवकों का स्तर बहुत अधिक उच्च है। आमंड और वर्बा इस संबंध में कहते हैं कि ब्रिटिश जनता अपने लोक सेवकों में ईमानदारी और कार्यक्षमता के उच्च स्तर की अभ्यस्त है। अब हम देखते हैं कि क्या जो लोक सेवकों के सदस्य हैं उनका कार्यकाल बढ़ता गया है या उनका महत्व बढ़ता जा रहा है, या नौकरशाही की जो प्रवृत्ति है
उनमें वृद्धि के क्या कारण है ब्रिटेन में, तो हम देखते हैं कि नौकरशाही की जो शक्ति है वो निरंतर वहाँ बढ़ती जा रही है। उसकी जो शक्ति है उसके बढ़ने के पीछे कई तरह के कारण हैं। जैसे हम पहला देखते हैं, मंत्री विशेषज्ञ होते हैं और उनके पास विभाग के सूक्ष्म कार्यों के निरीक्षण का समय नहीं होता। दूसरी ओर लोक सेवा के सदस्य अपने कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं और उनका एकमात्र कार्य विभागीय कार्यों का प्रशासन और संचालन ही होता है। इस प्रकार मंत्रियों के उत्तरदायित्व की आड़ में लोक सेवा के सदस्यों द्वारा प्रशासन का संचालन किया जाता है, इसलिए वहाँ पर नौकरशाही के कार्यों में वृद्धि हो रही है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था। वर्तमान समय में आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में मंत्रियों द्वारा उनके विभागों को कई न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इन न्यायिक अधिकारों का प्रयोग उच्च पदासीन स्थायी पदाधिकारी अपने विवेक के अनुसार करते हैं और इनके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। प्रशासनिक न्याय की इस प्रवृत्ति के कारण ही लॉर्ड हिबर्ट ने नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति को नवीन अधिनायकवाद की संज्ञा दी है, जिससे प्रशासनिक विभाग को संसदीय प्रभुसत्ता से उच्च और न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे स्थिति प्रदान की गई है। वर्तमान समय में संसद का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण पदस्थ व्यवस्थापन का विकास हुआ। पदस्थ व्यवस्थापन की इस शक्ति का प्रयोग स्थायी पदाधिकारियों द्वारा ही किया जाता है और इसके कारण नौकरशाही कानून निर्माण के क्षेत्र में भी शक्तिशाली हो गई है। आजकल पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना दिए जाने के कारण राज्य द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन के अनेक कार्य अपने हाथ में ले लिए गए हैं। ये कार्य वस्तुतः स्थायी पदाधिकारी द्वारा ही किए जाते हैं। इससे नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि हुई। लोक सेवकों का पद स्थायी होने के कारण उन्हें व्यापक अनुभव और शक्ति प्राप्त होती है और इससे भी नौकरशाही की प्रवृत्ति का विकास हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।